जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का लेक्चर लेकर आ रहा हूं और अभी तक हम फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 24 तक पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की जो आज़ादी दी गई है हमारे देश में हमारे संविधान के द्वारा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस लेक्चर को और देखते हैं कि राइट टू जो फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसमें क्या क्या बातें कही गई है और किस तरह का हमें आज़ादी दिया है हमारे संविधान में। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 से। तो देखिए, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक किया गया है, यानी कि 25 से लेकर 28 तक हमारे संविधान में ये बात शामिल की गई है कि हमें धर्म से रिलेटेड किस तरह की आजादी दी गई है। अब देखिए, ये जो आर्टिकल 25 टू 28 है, ये एक तरह से हमारे देश को एक सेकुलर कंट्री की तरह डिफाइन करता है। ठीक है, जो सेकुलर वर्ड हम लोगों ने देखा था कि हमारे प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके पहले हमारे संविधान में सेकुलर वर्ड नहीं था, लेकिन उसके पहले जब हमारा संविधान बना तब से ही हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, देश का जो पॉलिटी है, नेचर है इसका, ये कैसा है, एक सेकुलर देश है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। जैसे हम लोग पाकिस्तान को देखें, अफगानिस्तान को देखें, उनका क्या, उनका एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है, इस्लाम है। उस तरह से हमारा देश में किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, यानी कि हमारे देश में सबको समान अधिकार दिया जाता है, सबको आजादी है किसी भी धर्म को चुनाव करने की, किसी भी धर्म को फॉलो करने की, किसी भी धर्म को मानने की। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए वेदर सेकुलरिज्म इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, यस बिल्कुल। सेकुलरिज्म क्या है, हमारे भारतीय संविधान का एक फीचर है, हमारे देश का एक फीचर है, महत्वपूर्ण फीचर है। ठीक है, और 1994 में एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा भी है, बिल्कुल, जो सेकुलरिज्म है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे भारतीय संविधान का, और आप उसको संविधान संशोधन करके उसको आप नहीं बदल सकते। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत सेकुलर सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था संविधान प्रियम्बल में। ठीक है, लेकिन उसके पहले से ही हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक और डीपीएसपी में भी कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल है जिसमें ये वर्णन मिलता है कि हमारा देश क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को और देखेंगे समझेंगे क्या होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलिए देखिए, आर्टिकल 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice, propagate religion। ठीक है, यानी आर्टिकल 25 क्या कहता है, सभी लोगों को ये अधिकार है, समान अधिकार है, वो अपने विवेक के अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि जो भी उनका प्रथा है, जो भी उनका रीति रिवाज है, उसको वो लोग अपने अनुसार उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, यानी कि उसको बढ़ावा दे सकते हैं एक दूसरे के साथ, उसके जो भी सिद्धांत है उसके साथ उसका विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा आर्टिकल 25 हमारे देश के जो भी लोग हैं, ठीक है, या फिर जो अदर जो नॉन सिटीजन है, यानी कि जो सिटीजन है उनको भी अधिकार दिया जाता है, और जो सिटीजन नहीं है, जो किसी दूसरे विदेशी मुल्क के लोग हैं, उनको भी अधिकार हमारा देश का संविधान आर्टिकल 25 के तहत ये प्रदान किया जाता है। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब क्या हुआ, आप अपने विवेक से, ठीक है, आप अपने इच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि कोई आएगा आपसे कहेगा कि भाई हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, तुम हिंदू धर्म को पालन करो। ठीक है, या फिर कोई परसों उठ के आया कहेगा नहीं भाई मुसलमान धर्म बहुत अच्छा है, तुम मुसलमान धर्म को पालन करो। ये नहीं करना है। अगर आपको अपने विवेक से लगता है कि हिंदू धर्म अच्छा है, क्रिश्चियनिटी धर्म अच्छा है, तो आप उसका पालन कीजिए भाई। आपको लग रहा है कि नहीं सिख धर्म अच्छा है, तो आप उसका पालन कीजिए। आपके अपने विवेक से जो भी धर्म अच्छा लग रहा है, आपके अंदर से जो गवाही दे रहा है, आपका दिल, आपका दिमाग जो गवाही दे रहा है कि हाँ मुझे हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए, या फिर मुझे हिंदू धर्म अपनाना चाहिए, हिंदू धर्म अपनाओ, मुसलमान धर्म अपनाना चाहिए, आप मुसलमान धर्म अपनाओ। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा कोई ये नहीं आके कहेगा कि नहीं भाई तुम यही धर्म को मानो। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, आप अपने विवेक से, अपने अंतःकरण से आप किसी भी धर्म का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राइट टू प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका बिलीफ है, फेथ है, आप उसको ओपनली किसी के साथ कह सकते हैं कि भाई ये हमारा धर्म है। ठीक है, हम इस धर्म को मानते हैं। ठीक, हम इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उसके जो भी प्रैक्टिस रिलीजियस रिचुअल्स है, ठीक है, जो रीति रिवाज है, जैसे मंदिर में लोग जाते हैं, हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, ठीक है, प्रसाद चढ़ाते हैं, ये हवन वगैरह करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, ये सब क्या है, ये सब हिंदू धर्म का क्या प्रैक्टिस है, रीति रिवाज, वो लोग इसको फॉलो करते हैं। मुसलमान धर्मों का क्या, मुसलमान धर्म में लोग
मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये उनका अपना प्रोफेस है, उसको वो लोग पालन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राइट टू प्रैक्टिस, वही मतलब हुआ कि उनका जो भी रिचुअल्स है, जो भी पूजा पूजा की विधि है, नमाज पढ़ने की जो भी विधि है, या फिर गुरुद्वारा में जो सिख भाई भाई लोग हमारे जाते हैं, उनका जो वहाँ पे विधि वगैरह है, वो लोग अपना कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, जो भी रीति रिवाज है, उनको ये आजादी है, उसको वो लोग पालन कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं होगा। कल को कोई ये आके नहीं कहेगा कि भाई आप मंदिर मंदिर में नमाज मत पढ़िए, सॉरी मस्जिद में नमाज मत पढ़िए। आपका ये अधिकार है, आप मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, हमारा ये अधिकार है कि हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, ठीक है। सबको ये अधिकार दिया गया है। राइट टू प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब क्या हुआ कि आप अपने धर्म को बढ़ावा भी दे सकते हैं, यानी कि दूसरे लोगों के धर्म को आप अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में उनको बता सकते हैं, ताकि अगर उनको अगर अच्छा लगेगा आपका धर्म, तो आपके धर्म को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरा धर्म बहुत अच्छा है, उनको लालच नहीं दे सकते मेरा धर्म बहुत अच्छा है, तो उनको लालच देकर आप अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिए, ये आपको करने का अधिकार नहीं है। आप अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे विचारों को दूसरे लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि वो आपके धर्म को अच्छा मानकर आपके धर्म को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन किसी भी तरह कोई फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, ये हमारे देश में बैन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आर्टिकल 25 के तहत दो एक्सप्लेनेशन, यानी दो बातों को शामिल किया जाता है। कौन सी बातों को, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन, यानी कि जो सिख रिलीजन सिख धर्म के जो लोग हैं, उनको ये अधिकार देता है हमारा संविधान, वो जो कृपान वगैरह जो लेते हैं, छोटा जो होता है ना, कटार वगैरह, चाकू वगैरह, उनको यह अधिकार दिया जाता है, वो लोग उसको रख सकते हैं। देखिए वैसे तो हथियार लेकर चलना किसी भी इंसान के लिए मतलब सही नहीं है। कोई हथियार लेकर चल रहा है, भाई आप कैसे किसी को अलाउ कर सकते हैं? पता चल वो हथियार निकाल कर किसी को मार दे, किसी को चाकू मार दे, ये अलाउ नहीं है। लेकिन हमारे देश में हमारा भारतीय संविधान ने जो सिख धर्म के लोग हैं उनको ये अधिकार दिया हुआ है, वो अपने पास एक कृपान रख सकते हैं और उसको कैरी कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में भी जा सकते हैं। ये अधिकार हमारा संविधान के आर्टिकल 25 के तहत दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि हिंदू धर्म में कौन कौन शामिल होंगे, सिख, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी कि जो तीन जो धर्म के लोग हैं, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, इनको भी हिंदू धर्म के तहत ही इनको इंक्लूड किया जाता है, यानी कि इनको हिंदू के बाहर नहीं माना जाएगा, इनको हिंदू धर्म के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। ऐसा क्यों क्या किया गया है? देखिए सबको पता है कि हिंदू क्या है, हिंदू जो एक सनातन से चली आ रही है, एक परंपरा है, ठीक है, इसको सनातन धर्म भी कहा जाता है, ठीक। और जो सिख हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ये भी क्या है, ये हिंदू से ही ये ओरिजिनेट हुआ है, हिंदू से ही ये निकला हुआ है, इसलिए इनको हिंदू का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो देखिए आर्टिकल 25 जो था वो क्या था, वो एक इंडिविजुअल की जो धर्म की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में वर्णन कर रहा है, यानी कि जैसे मैं एक इंसान हो गया, ठीक है, मुझे धर्म को लेकर क्या क्या आजादी दी गई है उसके बारे में वर्णन किया गया है। मुझे किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, उस धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, ठीक है, उस धर्म को बढ़ावा देने का अधिकार है, उसके जो भी रिचुअल्स है उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, मुझे एज ए इंडिविजुअल ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, एज ए समुदाय, एज ए ग्रुप, उनके भी तो कुछ कुछ अधिकार होंगे, ठीक है। वो क्या क्या कर सकते हैं, वो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं, वो अपना जो भी उनका जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनमें वो किस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं, उस तरह का जो अधिकार है उसका वर्णन कहाँ किया गया, उसका वर्णन आर्टिकल 26 के तहत किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए Article 26 says every religious denomination of any of its sections shall have the following rights. उनको कुछ अधिकार दिए गए, जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, जो भी रिलीजियस संस्था है, जो भी रिलीजियस ग्रुप है, उनको क्या क्या अधिकार दिए। देखिए पहला क्या है, राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, वो अपने लिए एक इंस्टीट्यूशन का स्थापना कर सकते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए बहुत सारे मंदिर होते हैं, ठीक, वहां पे क्या होता है, मंदिर का स्थापना होता है, वो तो वहां पे पूजा वगैरह होता ही है, साथ साथ वो लोग हॉस्पिटल भी बनवाते हैं, ठीक है, चैरिटेबल काम भी करते हैं, जो अनाथ आश्रम भी बनवाते हैं, जो गरीब बच्चे रहते हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं रहते हैं, वो वहां पे पलते हैं, पढ़ते हैं और फिर बड़े होते हैं और फिर अपने अच्छा मुकाम हासिल करते हैं जिंदगी में, ठीक है। हॉस्पिटल भी बनवाते हैं, कई सारे हॉस्पिटल मंदिर के द्वारा चलता है,
ट्रस्ट वगैरह चलता है, ये सब उनको ये अधिकार है, जो भी रिलीजियस संस्था है वो अपना ये एस्टैब्लिश कर सकती है। ठीक। नेक्स्ट क्या, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, यानी कि जो भी उनका अफेयर है रिलीजन से संबंधित, उसको ये उनको ये अधिकार है, वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करेंगे, यानी कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, यहाँ आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेट आपको रेगुलेट नहीं करेगा। ठीक है, स्टेट आपको कंट्रोल नहीं करेगा। ये जो उस धर्म के लोग हैं उनको ये अधिकार रहेगा, उस समुदाय को ये अधिकार रहेगा, वो अपने हिसाब से अपने रिलीजियस मैटर को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनको ये अधिकार रहेगा कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, ये भी अधिकार रहेगा उनको। नेक्स्ट क्या, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है, उनको ये भी अधिकार रहेगा, जो भी उनका प्रॉपर्टी है, जो भी जमीन है या फिर जो भी रिलीजियस संस्था है, उनको वो अपने हिसाब से उसको अपने कानून के हिसाब से उसको एडमिनिस्टर करेंगे, उनको यह अधिकार रहेगा। ठीक, हम देखिए आर्टिकल 25 गारंटी राइट ऑफ इंडिविजुअल, वाइल आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऊपर हमने देखा था कि आर्टिकल 25 क्या कहता है, एक इंडिविजुअल एज ए पर्सन आपका क्या क्या राइट है उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 25। और आर्टिकल 26 क्या करता है, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि एज ए ग्रुप। ठीक है, अगर 10,000 लोग आपके धर्म के हैं तो उनका एज ए ग्रुप क्या अधिकार है, उनको यह अधिकार रहेगा कि वो अपने लिए एक इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो भी पॉलिटिकल सॉरी ये जो भी अफेयर्स है, मैटर ऑफ अफेयर्स है, उसको अपने हिसाब से वो लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक, तो उनको यह अधिकार आर्टिकल 26 के तहत दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, यानी कि आपको ये आजादी रहेगी कि आपको किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये आर्टिकल 27 कहता है। चलिए देखते हैं 27 को पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आर्टिकल 27 प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस टू रेज फंड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना, एनी एनी पार्टिकुलर रिलीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, एनी पार्टिकुलर रिलीजन, यानी कि आप किसी एक रिलीजन के लिए प्रमोशन के लिए आप टैक्स का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रमोशन करना है तो आप सारे धर्म का बढ़ावा दीजिए भाई, आप सिर्फ एक धर्म का के लिए प्रमोशन की बात क्यों करेंगे, आप सिर्फ हिंदू धर्म को प्रमोट क्यों करेंगे, सिर्फ मुसलमान धर्म को क्यों प्रमोट करेंगे। अगर आपको प्रमोट करना ही है तो आप सिख को भी कीजिए, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कीजिए। यानी कि आर्टिकल 27 क्या कहता है, ये स्टेट को मना करता है, प्रोहिबिट करता है कि आप किसी एक खास समुदाय के लोगों के लिए, आप किसी एक धर्म के लोगों के लिए जो टैक्स का पैसा है वो आप यूज नहीं कर सकते उनके प्रमोशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द टैक्स कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन, यानी कि जो टैक्स का पैसा है ना वो सारे धर्म के लोगों के लिए यूज होगा, सारे धर्म के लोगों को, सारे धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि जो हज हज यात्रा है, ठीक है, हज यात्रा यात्रा हज जो यात्रा होता है वहां पे गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी दी जाती है। ठीक, ये क्या है, एक तरह से जो मुसलमान धर्म है उसको, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। वैसे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में जो जो कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है वो भी एक तरह से स्टेट फंडेड होता है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, हिंदू धर्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह की बातें हो सकती है, यानी कि अगर आपको बढ़ावा देना है, प्रमोशन करना है, तो सारे स्टेट का करेंगे, किसी एक खास धर्म का के लिए आप नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, दिस प्रोविजन प्रोविड्स ओनली फॉर लेवी ऑफ ए टैक्स नॉट ए फी, दिस इज बिकॉज द पर्पस ऑफ ए फी इज टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू प्रमोट ए और मेंटेन रिलीजन। अब देखिए ये जो आर्टिकल 27 क्या कहता है, आपको टैक्स लेने से मना करता है, यानी कि आप किसी पे के ऊपर टैक्स इंपोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप किसी से फी ले सकते हैं। भाई फी किस बात का लेंगे भाई, तो मान लीजिए वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था करना है, ठीक है, वहां पे जो मंदिर के किनारे जो रोड जा रहा है, रोड बनवाना है, ठीक है, उसके लिए आप फी ले सकते हैं। ठीक, वहां पे दो चार पुलिस खड़ा करना है ताकि किसी भी तरह कोई चोरी ना हो, कोई लफड़ा ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो, उसके लिए आप उनसे फी ले सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं ले सकते हैं। मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर जो सिक्योरिटी है वो उस सब की व्यवस्था करने के लिए आप उनसे टैक्स ले सॉरी फी ले सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं ले सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से अब फी लिया जा सकता है, बिल्कुल फी लिया जा सकता है, लेकिन टैक्स लेने का अधिकार नहीं है सरकार को। अगर वो टैक्स ले रहा है तो किसी एक धर्म के प्रमोशन के लिए यूज नहीं करेगा, वो सारे धर्म के प्रमोशन के लिए यूज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपना, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि आर्टिकल 28 क्या कहता है,
आर्टिकल 28 कहता है कि जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है ना, जो भी संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, जहाँ पे जो पढ़ने लिखने, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई वगैरह होती है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, देखिए आर्टिकल 21 28 says no religious instruction shall be provided in any educational institution। यानी कि कोई भी अगर एजुकेशनल संस्था है वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 28 ये कहता है कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूशन होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी कि जो पूरी तरह से जो स्टेट के पैसे से जो चल रहा है उस पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये बात एक बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं However, these provisions shall not apply to any educational institution administered by the state but established under any endowment or trust। अब देखिए ये बात जो है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप नहीं दे सकते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये वहां अप्लाई नहीं होता है जहां पे जो भी जो भी संस्था है, जो भी एजुकेशनल संस्था है, वो एस्टेब्लिश किया किसके द्वारा किया गया, स्टेट के द्वारा, सॉरी एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया, किसी इंडोमेंट और ट्रस्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, यानी किसी संस्था के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया हो, ठीक है, लेकिन एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जा रहा है, अगर सरकार के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, यानी कि स्टेट के द्वारा उसका प्रशासन का काम देखा जा रहा है, तो वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप ये जो है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते हैं, ये प्रोविजन वहां पे अप्लाई नहीं होगा। यानी कि क्या है, वहां पे आप दे सकते हैं लेकिन उसके कुछ कंडीशन है। चलिए हम लोग देखते हैं कि उसके क्या क्या कंडीशन है। चलिए देखिए आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना है या नहीं देना है वो आपको डिसाइड किया जाएगा। पहला क्या है, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट, यानी क्या वो पूरी तरह से क्या एक स्टेट के द्वारा, यानी कि एक राज्य के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको मेंटेन किया जा रहा है, उसमें पैसा वैसा फंडिंग वगैरह जो भी है किसके द्वारा दिया जा रहा है, स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा है। वहां पे क्या रहेगा, वहां पे पूरी तरह से आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपका क्या रहेगा, बैन रहेगा, प्रोहिबिटेड रहेगा, आप वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट स्टैब्लिश अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट, यानी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सरकार के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट तो किया जा रहा है लेकिन किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, किसी ट्रस्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। वहां पे क्या होगा, वहां पे परमिटेड होगा, यानी कि वहां पे क्या है, वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यहाँ पे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है किसी स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, तो वहां पे क्या हो, वहां पे वॉलंटरी बेसिस पे परमिशन आपको मिलेगा। यानी कि क्या होगा, आपको पहले स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, अगर आपको स्टेट परमिशन दे रहा है तभी आप वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट के द्वारा स्टैब्लिश तो नहीं किया गया लेकिन उसको पैसा मिल रहा है, कहाँ से पैसा मिल रहा है, स्टेट के द्वारा फंड मिल रहा है। ठीक है, वहां पे भी क्या होगा, आप वॉलंटरी बेसिस पे ही आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट से कि मैं ये बातें जो है यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या फिर इस धर्म का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अपने स्टूडेंट के बीच में दे रहा हूँ, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि जो कल्चर से संबंधित और एजुकेशन संबंधित जो एजुकेशनल राइट है वो हम लोग देखने वाले हैं। इसका वर्णन कहाँ किया गया, आर्टिकल 29 और 30 के तहत किया गया। देखते हैं, देखिए आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटी है उन उनके इंटरेस्ट के बारे में प्रोटेक्शन की बात की जाती है। चलिए देखते हैं क्या कहता है, इट प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग एग्जिस्टिंग लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, यानी कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है, यानी कि भारत में ये क्या करे, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। देखिए यहाँ पे ये बात हमें ध्यान रखना, यहाँ पे क्या की जा रही है, एनी सेक्शन की बात की जा रही है। अब यहाँ पे ये एनी सेक्शन की बात कर दी गई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, जो मेजोरिटी है और जो माइनॉरिटी है, यहाँ पे दोनों तरह के जो सेक्शन है वो शामिल हो जाएंगे। यानी कि हमारे देश में जो मेजोरिटी धर्म के जो लोग हैं वो भी आ जाएंगे, चाहे वो लिंग्विस्टिक मेजोरिटी हो या फिर लिंग्विस्टिक रिलीजियस मेजोरिटी हो। ठीक है, वैसे ही जो माइनॉरिटी है वो भी आ जाएंगे, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हो, वो दोनों तरह के लोग आ जाएंगे। उनको ये आज़ादी है, उनको ये अधिकार है, वो अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को रिजर्व रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए वो अपने लिए
कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ रिलीजियस कुछ संस्था का एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, उनको ये आज़ादी हमारा संविधान का आर्टिकल 29 के तहत दिया गया है। ठीक है? ओके। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और ये जो अधिकार है, रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये दोनों तरह के माइनॉरिटी के बारे में ये अधिकार दिया गया है। ठीक है? अब देखिए, ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही अधिकार नहीं है, ये अधिकार जो मेजोरिटी जो हमारे देश में सेक्शंस हैं, सिटीजन है, उनको भी अधिकार दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। देखिए, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट held that the scope of this article is not necessarily restricted to minority only as use of the word section of citizen, यानी कि जो वर्ड यूज किया गया एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो यूज किया गया हमारे संविधान में आर्टिकल 29 में था, वो क्या कहता है, इंक्लूड माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटी है वो उनको भी शामिल करता है और जो मेजोरिटी है उनको भी शामिल करता है। यानी कि देखिए, पहले क्या था, पहले तो इसमें देखा गया कि नहीं, ये आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटी का बात कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं भाई देखो, ये सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात की जा रही है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी कि वो कोई भी हो सकता है, मेजोरिटी भी हो सकता है, माइनॉरिटी भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो आर्टिकल 29 है वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए है, लेकिन जो आर्टिकल 30 है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 30 देखते हैं हम लोग। ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये जो अधिकार है ये सिर्फ किसको है, ये सिर्फ माइनॉरिटी को ही दिया गया। देखिए, आर्टिकल 30 सेज ऑल माइनॉरिटीज, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक है, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice, यानी कि वो अपने पसंद से एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। ठीक है? देखिए, दिस प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइड ओनली टू माइनॉरिटी। ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना वर्डिक्ट दिया था कि आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के लिए है, लेकिन जो आर्टिकल 30 है ये क्या कहता है, ये सिर्फ माइनॉरिटी की बात करता है, यानी कि जो अल्पसंख्यक है, कौन सा अल्पसंख्यक, जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जो अल्पसंख्यक है, यह अधिकार सिर्फ उनको दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात नहीं की जा रही है। जो आर्टिकल 29 में हम लोगों ने देखा था, आर्टिकल 29 क्या कहता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात नहीं की जा रही है, इसलिए ये जो अधिकार है सिर्फ किस लिए है, इसके लिए सिर्फ माइनॉरिटी के लिए। अब देखिए, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जो माइनॉरिटी वर्ड जो है ना, उसका कहीं भी हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डिफाइन नहीं किया गया माइनॉरिटी वर्ड को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, इन इंडिया इफ ए रिलीजियस सेक्ट कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ ए नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इट इज एंटाइटल टू, यानी कह रहा है अगर किसी रिलीजियस सेक्ट को या फिर कम्युनिटी को अगर हमारे संविधान के द्वारा उसको माइनॉरिटी का अधिकार दिया जा रहा है, एक हमारे देश में उसको माइनॉरिटी का अधिकार दिया जा रहा है, तो उसको क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या क्या उसको फायदा हो सकता है माइनॉरिटी मिलने होने से। देखते हैं क्या पहला हमारा, इट कैन बी स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ये अभी हम लोगों ने देखा, वो अपने लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी टू द लोकसभा, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसी माइनॉरिटी को ऑटोमेटिकली नॉमिनेट करे लोकसभा में, ये अधिकार नहीं है। ठीक है। इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 50 पॉइंट प्रोग्राम, बिल्कुल ये सही है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो 50 पॉइंट प्रोग्राम होता है उससे क्या होगा, इस माइनॉरिटी को फायदा होगा, यानी किसी भी को भी अगर माइनॉरिटी में शामिल किया जाता है तो उसको ये फायदा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो पहला और तीसरा सही है, यानी कि आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।